नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। सीटेट दिसंबर 2023 की आ जाइए। हमारी कौन सी क्लास है? थर्ड क्लास। अभी तक इससे पहले हम 2 क्लास ले चुके हैं, जिसमें हमने एक में सीडीपी का सिलेबस और उससे पहले एग्जाम पैटर्न, कितने क्वेश्चन कितनी देर में करने होते हैं, उस सब के बारे में बात की थी। आज की हमारी थर्ड क्लास सीधे सीधे हमारे मिशन की ओर चलती हुई जाएगी। हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन है जो दिसंबर में हमारा अब सीटेट का एग्जाम होने वाला है, दिसंबर 2023 कह लीजिए। और अगर इसमें नहीं होता है ये, तो ये जनवरी में होगा, जनवरी 2024 में। इन 2 मंथ में से किसी भी मंथ में जो हमारा एग्जाम होने वाला है, तो हमारा मिशन है उसमें 150 में से 100+ उस बच्चे के लाने हैं जिसको पास करने में भी डर लग रहा है। जबकि इसके बाद आपके कितने भी आ सकते हैं 100+ के बाद, यहां तक कि हमारा 150 में से 150 का टारगेट रहा है, जो कि हमारा मैक्सिमम टारगेट है। अगर आपको लगता है कि आपके 100 मार्क्स आराम से आ जाएंगे, तब आपको सीधे 150 का टारगेट लेना है, क्योंकि कल मैंने जो सिलेबस बताया है उसके अकॉर्डिंग अब हम चलने वाले हैं। और उस सिलेबस से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला आपका। तो उससे हमारी जो सीडीपी की हमने कल बात की थी, उससे 30 नंबर पक्के हो जाते हैं। अब जो मैंने आपसे बोला है कि अनुभव मेरा और सफलता आपकी, उससे क्या होगा कि अब मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो जो मैंने की थी और जिससे मेरा पहली बार में सीटेट क्लियर हुआ था। रिजल्ट मेरा आप देख ही चुके हो, और जिसने नहीं देखा हो वो डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो डाली है पिछली दोनों क्लासों की, इसमें भी डाल दूंगा, वो भी देख सकते हैं। तो हमारे अनुभव और आपकी सफलता, इससे क्या है संबंध? क्या है इसका? इसका सीधा सीधा संबंध है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अनुभव आपका भी हो जाएगा ये, क्योंकि सीटेट में कुछ नहीं है, बस आप थोड़े बहुत मिसगाइड हो जाते हो। तो आज हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, अपने सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो कि मैंने पिछली वीडियोस में पिछली बार जो बताया था, जब मैंने पढ़ाया नहीं था, तो बच्चों को सिर्फ बताने से मुझे नहीं लगता कि उनको कुछ बेनिफिट हुआ, क्योंकि उन्होंने कुछ का कुछ किया है। या फिर ऐसा होता है कि किसी को बिलीव नहीं होता है कि प्रीवियस ईयर से भी क्या पेपर क्लियर हो सकता है, ऐसा कुछ भी रहा होगा। तो अब ये समझ लीजिए, मैं आपके साथ चलूंगा आज से, और कुछ इस तरह की हमारी यात्रा रहेगी कि सीधे जाकर 100+ पर और 150 के बीच में ही यहीं कहीं पर रुकेगी। तो आप समझ चुके हो कि अब सीटेट, जितने भी बच्चे इस वीडियोस को देख रहे हैं, ये जो हमारी क्लासें चल रही हैं, इन सारी वीडियोस को सीटेट दिसंबर 2023 के नाम से प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी। तो ये समझ लीजिए कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा पेपर से, हर एक क्वेश्चन आप करके आएंगे। और स्पेशली मैं सीटेट की तो गारंटी लेता हूं, जबकि यूपी टेट में क्या होता है, कोई कोई क्वेश्चन फैक्ट का आ जाता है जो हमसे नहीं होता है, लेकिन सीटेट का आप ये समझ लीजिए कि मैं 100 में, अगर आप 100 बच्चे भी पेपर देने जाओगे, तो अगर जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से आपने कर लिया, तो 100 के 100 पास होके आओगे। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो सीटेट पास नहीं कर पाए, जो इस प्लेलिस्ट को देख लेगा पूरी वो। इसकी क्लासें हमने स्टार्ट कर दी हैं, 2 क्लास हो चुकी हैं, आज हमारी ये थर्ड क्लास है। तो अब हम बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है सीटेट का जो पेपर हुआ है जुलाई 2019 का, सीटेट का जुलाई 2019 का जो पेपर हुआ है उसको हम करेंगे। अब मैं आपको जो होमवर्क दूंगा, आपको वो होमवर्क करना है, और जो क्लास में कराऊंगा वो पढ़ना अच्छे से वीडियो में। और सॉल्व पेपर में भी सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन करेंगे आज की वीडियो में, 15 बाकी के कल करेंगे। तो आज हम 15 क्वेश्चन करेंगे किसके? सीडीपी के, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। और जो मैंने कल सिलेबस बताया उसको भी हम कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे, क्योंकि इससे वो पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और आपको भी समझ में आ जाएगा कि पूरा सिलेबस किस तरह से पेपर में आता है। तो ये तो यानी कोई हम प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सॉल्व पेपर, यानी कि जो सीटेट में पेपर आ चुका है। और ये पेपर हुआ था आपका ऑफलाइन, ऑफलाइन में यही पेपर हुआ था आपका। और इसके बाद दिसंबर वाला भी हुआ है, लेकिन वो वाली बुक अभी मेरे पास है नहीं, दिसंबर वाली, तो वो मेरे पास आ जाएगी 1-2 दिन में।
लेकिन तब तक हम ये ऑफलाइन वाला सीटेट जुलाई 2019 का, और आपको मैं बता दूं कि यही पेपर मैंने पढ़ा था जिससे मेरा सीटेट पहली बार में क्लियर हुआ था। एक 2019 का पढ़ा था और एक इसके बाद 2018 का पढ़ा था। सिर्फ ये 2 पेपर प्रीवियस ईयर के मैंने पढ़े थे, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा मैंने। और आपको तब भी मैंने सीटेट का सिलेबस बता दिया है, मैंने उसका सिलेबस तक नहीं देखा था, बस पैटर्न देखा था एग्जाम में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं कौन से सब्जेक्ट के, तो वो सब देखे थे कि 30-30 क्वेश्चन आ रहे हैं इस तरह से, और 2.5 घंटे का पेपर है, 150 ही क्वेश्चन है, 150 मिनट में है, और वो सब देखा था। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बस इतना। और उसके बाद इन्हीं पेपर को मैंने बार बार पढ़ा था क्योंकि ज्यादा टाइम भी नहीं था और अच्छे से इन्हीं को पढ़ता रहा मैं। तो इससे ये मेरा सीटेट पहली बार में क्लियर हुआ। और ऐसे ही जितने भी बच्चे अब पहली बार दे रहे हैं सीटेट, उन सबका क्लियर होना है, साथ के साथ जो अभी तक सीटेट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं उनका भी क्लियर होना है। तो सबसे पहले हम अब बात करेंगे हमारे पहले क्वेश्चन पर। 15 क्वेश्चन है, तो इसको जरा मैं क्लीन कर दूं जिससे कि आपको कोई क्वेश्चन में डाउट वगैरह होगा, वो एक्सप्लेन करना हो अच्छे से, तो मैं लिख कर भी बता सकूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पढ़ रहे होंगे आप। पहला क्वेश्चन है, मूल्यांकन को केवल, पहला ऑप्शन है पहले ही क्वेश्चन का, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। बी ऑप्शन है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। सी ऑप्शन, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। डी ऑप्शन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। अब आप ये चारों ऑप्शन देख रहे होंगे, इन चारों ऑप्शन में पहला क्वेश्चन आपको पहला ऑप्शन पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा कि केवल नंबरों के लिए मूल्यांकन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। ये भी पढ़ते ही समझ में आ रहा है, लिखित कार्यों पर आधारित, इससे क्या मतलब, मूल्यांकन में तो बच्चों की सारी चीजें आती हैं। तीसरा क्या है, एक अलग गतिविधि के, एक्टिविटी थोड़ी है जो उसको एक्टिविटी के रूप में लेंगे, तो ये छोटी छोटी चीजें समझनी है। अब बचा एक, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। ये बिल्कुल सही आंसर है। अब भाग क्यों होना चाहिए, भाग होना चाहिए, और वो भी शिक्षण अधिगम का। ये इसलिए होना चाहिए, मैंने सिलेबस में आपको बताया था, एक होता है लर्निंग ऑफ असेसमेंट, एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, और एक होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये दो होते हैं, तो इसमें ये दोनों चीजें आ जाती हैं मूल्यांकन में, तो इसलिए इसको शिक्षण अधिगम का भाग कहा गया है। तो मूल्यांकन को किसका भाग कहा गया है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, जिसमें असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग भी होता है, यानी कि सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन, ये दोनों मूल्यांकन में आ जाते हैं। अब इस क्वेश्चन की हम डिटेल पढ़ेंगे, इसकी डिटेल क्या दी है। मूल्यांकन यह जानने के लिए किया जाता है कि शिक्षा के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं वह प्राप्त हुए हैं अथवा नहीं। परीक्षा की अपेक्षा मूल्यांकन अधिक व्यापक रूप से, व्यापक शब्द है, जब कहते हैं ना कि परीक्षा ले रहे हैं बच्चों की, परीक्षा चल रही है, पेपर चल रहे हैं, एग्जामिनेशन चल रही है, उससे भी बड़ा शब्द क्या होता है, मूल्यांकन। उसमें उनका पेपर भी आ जाता है, उनकी आदत, हैबिट, हॉबी, सब चीज आ जाती है मूल्यांकन के अंदर। उसके बाद क्या लिख रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन एक तकनीकी शब्द है, इसमें छात्रों के विषय विशेष में योग्यता का आकलन किया जाता है, बल्कि यह भी जानने का प्रयास किया जाता है कि उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कितना हुआ। अतः मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। तो इसने क्लियर बोल दिया है कि उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कितना हुआ, यह भी किसमें कहा जाता है, मूल्यांकन में ही कहा जाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन 2, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है, एक जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, बी अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। सब बच्चे ज्यादातर यही जानते हैं कि अधिगम को क्या कहते हैं, व्यवहार में परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिख रहा है संरचनात्मक दृष्टिकोण से,
और संरचनात्मक के दो ही सिद्धांत किसने दिए, एक पियाजे ने और एक वाइगोत्स्की ने, और दोनों ने ही समाज के साथ क्रिया को भी जो सामाजिक के अन्योन होती है बच्चों की क्रिया समाज के साथ, उसको काफी वैल्यू दी है। तो अभी इसमें तो एक भी बात आई नहीं है समाज की। थर्ड है, देखिए आप, तीसरा ऑप्शन है एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही है, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। यही क्या है, संरचनात्मक दृष्टिकोण से अधिगम। डी ऑप्शन दिया है एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है, अगर वो हमसे पूछ रहा है संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार। और अगर नॉर्मली पूछता अधिगम क्या है, तब हम सीधे सीधे लगा देते अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, तब भी ऑप्शन होता। लेकिन यहाँ पर संरचनात्मक दृष्टिकोण से पूछा है, तो इसका आंसर सी होगा, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। अब इसकी हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत को अन्वेषण सिद्धांत या संरचनात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को ज्ञान की संरचना से अवगत करवाना चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति एक बार संरचना को सीख जाता है तो वह भविष्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं करता। तो आप इससे समझ गए होंगे, बिल्कुल इजी सा आंसर है इसका, समझ में सबके आ गया होगा। जब कोई क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट होगा और मुझे लगेगा इसको एक्स्ट्रा समझाना है, तो मैं आपको समझाऊंगा, तब तक आप इसको पढ़िए अच्छे से और सुनिए। और फिर भी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, आप कमेंट में क्वेश्चन नंबर लिख देना बस, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में काफी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये आपको पीडीएफ मिलेगी पूरी, 15 क्वेश्चन की नहीं, पूरी 30 क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी। लेकिन आपको होमवर्क में सिर्फ 15 क्वेश्चन पढ़ने खुद से। उसके बाद यूट्यूब की कम्युनिटी में आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप जाना चैनल में और सीधे जाना प्लेलिस्ट के बराबर में एक ऑप्शन आता है कम्युनिटी का, वहां पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इन्हीं 15 में से। तो आपको बस अपना आंसर सेलेक्ट करना है, देखेंगे आप कितना रिकॉल कर पाते हो। क्योंकि होता क्या है कि आप पढ़ते आते हो लेकिन आपको नहीं पता कि आप उसको रिकॉल कर पा रहे हो या नहीं। अगर आप रिकॉल कर लोगे तो समझ लो आप समझ गए हो। अगर आप उसको वापस से याद ही नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आपके समझ में नहीं आया है। तो आप इसको अच्छे से समझिए और वहां पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हो आप। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी ऑप्शन ए का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। जब शिक्षक को विद्यार्थियों और उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तो विद्यार्थी क्या उत्साह भंग करने लग जाएगा अपना, या वो दबाव में आ जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा बी, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते। प्रभावित तो होंगे जब शिक्षक विद्यार्थियों पर अपना विश्वास बना रहा है तो। सी ऑप्शन, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। ये ऑप्शन काफी अच्छा लग रहा है। डी, निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। डी भी नहीं है। इसका आंसर क्या है? सी, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। क्योंकि शिक्षक कोई ऐसे विश्वास थोड़ी दिखाएगा विद्यार्थियों को कि वो बिल्कुल उन्हें निश्चिंत ही कर देगा कि अब आप पढ़ो ही मत। तो इससे सीधे सीधे हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? सी आंसर। अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं। विद्यालय में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक का सीधा संबंध छात्रों से होता है। शिक्षक बालकों के सर्वांगीण विकास करने में सहायक होता है। वह छात्रों की प्रगति की राह दिखाने वाला एक पथ प्रदर्शक होता है। शिक्षक बालकों की योग्यता, क्षमता, रुचि, अभिरुचि आदि के अनुसार शिक्षा प्रदान करता है। यदि शिक्षक को छात्रों की योग्यता का सकारात्मक विश्वास होता है, तो छात्र भी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं। ये जो एक्सप्लेनेशन दी है, इसको पढ़ने से हमारा ऑप्शन का जो आंसर है वो क्यों है, वो काफी अच्छे से समझ में आ जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की गलतियां। बच्चों की गलतियां के बारे में 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से एक सही होगा। ए ऑप्शन,
अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। बिल्कुल सही बात है। बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। गलत। अगर ये कहता काफी महत्ववान है तो बिल्कुल सही होता, या महत्वपूर्ण लिख देता तब भी सही था। ये महत्वहीन यानी कि बिना महत्व की है, इंपॉर्टेंट, लेस, ऐसा तो है नहीं। सी, प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। बिल्कुल नहीं। डी, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। ऐसा भी कुछ नहीं है, ऐसा तो है नहीं बार बार करके बच्चा तुरंत ही सुधार लेगा। काफी गलतियां ऐसी होती हैं कि वो उसके धीरे धीरे सुधार में आती हैं, तो फोर्स तो कर नहीं सकते बच्चों को। तो इसका आंसर सबसे अच्छा क्या है? पहला, ए, अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती हैं। अब आप देखिए चौथे का जो ए आंसर है ये बिल्कुल पहले आंसर की तरह है। जो हमने पहला क्वेश्चन किया था, मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, उसी तरह से ये चौथे क्वेश्चन का आंसर है पहला वाला। बच्चों की गलतियां अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती हैं। अब इसका आंसर ए क्यों है उसकी हम व्याख्या पढ़ते हैं। इसका एक्सप्लेन दिया है, बच्चे जिस कार्य को स्वयं करते हैं उसे वे जल्दी सीखते हैं। जब बच्चे किसी कार्य को स्वयं करते हैं तो वे उसके उद्देश्य का निर्माण करते हैं, उसको करने की योजना बनाते हैं और उसे पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। यदि वे उसमें असफल रहते हैं तो अपनी गलतियों का पता लगाते हैं तथा उनमें सुधार करने का प्रयत्न करते हैं। अतः कहा जा सकता है कि बच्चों की गलतियां अधिगम का एक भाग हैं जो उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। तो इसके एक्सप्लेनेशन से हमको समझ में आ गया इसका आंसर ए क्यों था। अब हम पढ़ेंगे पांचवा क्वेश्चन। यह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल हैं, निम्न में से किसका उदाहरण है? वह विधि बतानी है हमको जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल यानी कि खुद से वो कुछ करें और प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? ए ऑप्शन है अधिगम कर्ता केंद्रित विधि, बी है परंपरागत विधि, सी अंतरवैयक्तिक विधि, विधि की जगह इसने बुद्धि लिख दिया है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, और डी है निगमनात्मक विधि। तो आप देखिए इसका आंसर क्या होगा? ए, अधिगम कर्ता केंद्रित विधि। कल जो सिलेबस बताया था मैंने उसमें साफ साफ लिख रहा था ना, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, तो ये अधिगम कर्ता कौन है? चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। तो वह विधि जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है उसको क्या कहते हैं? चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए आंसर हो गया हमारा। अब हम पढ़ेंगे अधिगम कर्ता केंद्रित विधि का तात्पर्य ऐसी विधि से है जहां पर अधिगम प्रक्रिया में अधिगम कर्ता की पहल तथा प्रयास सम्मिलित रहते हैं। इससे अधिगम कर्ता की रुचि एवं उत्साह बना रहता है तथा वह अधिगम क्रिया को सहजता पूर्वक कर सकता है, यानी काफी अच्छे से वो सीखेगा अगर उसका खुद का प्रयास और खुद की मर्जी। पहल को आप मर्जी से जोड़ लीजिए। वैसे तो पहल का मतलब कोई काम करने के लिए खुद से आगे आए, लेकिन वो खुद से आगे जब ही तो आएगा जब उसकी मर्जी होगी। और जब कोई भी काम बच्चा क्या बड़े भी अपनी मर्जी से करते हैं तभी वो काफी अच्छे से कर पाते हैं, वरना टीचर के या पेरेंट्स के कहने से कोई बच्चा पढ़ेगा तो वो कभी नहीं पढ़ पाएगा। तो आप कुछ ऐसा माहौल बनाइए जिससे बच्चा खुद से अपनी मर्जी से पढ़े। तो इसलिए ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हमारी जो चल रही है वो इसीलिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन आई है। अब हम अपना पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? सबसे पहले इसको हम स्थिति को देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन से सिद्धांत को दर्शाती है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। तो ये जो नीचे सिचुएशन लिख रही है ये कौन से सिद्धांत को दर्शा रही है? आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। अब ये सीधे सीधे कल जो हमने पढ़ा था सिलेबस में, क्या पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट। अब ये क्वेश्चन वहीं से आया है, जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के सिद्धांत हैं जो बच्चों के, ये क्वेश्चन वहां से आया उस वाले टॉपिक में से। तो पहला तो है नहीं आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। बी क्या है? आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, एक ही बात हो गई। सी क्या है? संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, ये तो बिल्कुल सही बात है। डी क्या है? संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है,
तो इसका आंसर क्या है? संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। अब इसको हम जानेंगे काफी डिटेल में। देखिए संज्ञान क्या होता है? संज्ञान वो होता है जिसमें आपका ब्रेन चलता है। संज्ञान प्लस संवेग। संवेग होता है आपके मन से जुड़ी हुई बात, मन, और संज्ञान होता है बुद्धि। मन को ही हम भाव ही कह सकते हैं, मतलब भावना, इमोशन, ठीक है, इसको इमोशन बोल सकते हैं हम। और इसको क्या बोलेंगे? कॉग्निटिव। संज्ञानात्मक जो होता है ना कॉग्निटिव, तो वो यहीं से है। तो ये तो कॉग्निशन होता है या कॉग्निटिव बोलते हैं, और संवेग इमोशन होता है। तो ये दोनों क्या है? अलग अलग नहीं है। जिसका अगर किसी का काफी सैड मूड हो रहा है उस टाइम, यानी कि वो काफी सैड है, उसके इमोशन इस टाइम सैड है, तो क्या उसकी बुद्धि अच्छी चल पाएगी? बिल्कुल नहीं चल पाएगी। ऐसी किसी की कितनी भी अच्छी बुद्धि चल रही हो और वो हो जाए काफी दुखी, तब भी वो बुद्धि अच्छी कैसे चला पाएगा जब वो अंदर से ही दुखी हो रहा है? तो यानी कि दोनों आपस में क्या है? अलग नहीं है। तो इसका आंसर सी हो गया। अब ये तो आप समझ गए। अब आंसर कैसे हुआ? बुक से हम पढ़ते हैं। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं। तब उसमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। प्रस्तुत गद्यांश विद्यार्थी के संज्ञान एवं संवेग सिद्धांत को दर्शाती है, जो संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है को रेखांकित करती है। अब ये जो सिचुएशन बनी है कि अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते और महसूस करते हैं कि वो पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं है और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तो जब उनको अपनी बुद्धि से लग रहा है कि हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हतोत्साहित महसूस कर रहे हैं, यानी कि संवेग से अब संवेग पर प्रभाव पड़ रहा है उनके। तो बुद्धि से उन्होंने सोचा कि हम अच्छा नहीं कर पा रहे, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हम, और असर किस पे पड़ गया? संवेग पर, यानी कि उनके मन पर। तो ये दोनों आपस में क्या है? अलग नहीं है, एक ही है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये भी एक सिद्धांत होता है कि संवेग और संज्ञान दोनों आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ये एक विकास का सिद्धांत है। तो अभी तो हम प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हैं, इससे हमको समझ में आ रहा है कि कितना टॉपिक से हर एक क्वेश्चन उठ के आ रहा है सीधे सीधे। अगला क्वेश्चन है 7th, आप देख सकते हैं। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है? अब ये सीधे सीधे पेडागोजी का क्वेश्चन आ गया कि शिक्षक बच्चों को कैसे प्रोत्साहित करे कि जिससे कि बच्चे समस्या का समाधान खुद से करें। ए ऑप्शन है इसका, पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं को कंठस्थीकरण करने पर बल देकर। तो बिल्कुल नहीं होगा ये। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो हमारा एनसीएफ है वो बिल्कुल रटने को तो मना करता है, और कंठस्थीकरण यानी कि रटना, तो इसमें रटना बिल्कुल नहीं है। बी ऑप्शन क्या है? बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। बी ऑप्शन सही लग रहा है, आगे देखते हैं। पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर। ऐसा कुछ नहीं है कि सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिख दिए तब बच्चों को प्रोत्साहित करे कि ये लो अब आप करिए, तो ऐसे तो बच्चे फिर वही बात आ गई रटने वाली। डी ऑप्शन, पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके। अब डी ऑप्शन भी ठीक है, अवसर प्रदान करना, लेकिन ये क्या है कि प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में, उन्हें एक मात्रा से क्या मतलब है? यहाँ पर जो मात्रा वर्ड है ये काफी गलत है, क्योंकि बच्चों को कितना प्रयास करना चाहिए वो आप कैसे आइडिया लगा सकते हो। तो इससे ये ऑप्शन भी कट जाएगा। बच्चों को तो खुली छूट देनी है, जितनी उन्हें प्रैक्टिस करनी है उतनी प्रैक्टिस करें वो। तो इसका आंसर सबसे अच्छा क्या है? बी वाला, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करें। हम उन्हें बस इस तरह से मोटिवेट करेंगे जिससे वो खुद से अनुमान लगाएं और खुद से काफी बहुत सारे विकल्प देखें कि इसका कैसे कैसे समस्या का समाधान हो सकता है। तो बस हमको बस इतना करना है, जब बच्चे खुद से करने जाएंगे उसको तो काफी अच्छे से कर पाएंगे उस समस्या का समाधान।
तो हम देखते हैं इसका आंसर बी क्यों हुआ है। विद्यार्थियों के सामने समस्या उत्पन्न हो जाने पर शिक्षक उनका मार्गदर्शन करता है तथा समस्या समाधान करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। शिक्षक विद्यार्थियों को समस्या समाधान के लिए कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने का निर्देश दे सकता है। तो एक तो ये तरीका है, छोटे छोटे हिस्सों में कार्य को बांटने का निर्देश दे दीजिए आप। दूसरा क्या है, जिससे छात्र उनके छोटे छोटे कार्यों को सहजता से करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। जब हम छात्रों को कहेंगे कि तुम बस इतना सा करके देखो, अभी फिर इतना करना, फिर इतना करना, इससे क्या होगा कि छात्र उससे प्रोत्साहित होंगे कि हमको इन क्वेश्चन वो कोई भी समस्या है उसको हल करना है, तो जैसे सर ने बताया पहले इतना करते हैं फिर इतना करते हैं। तो इस तरह से बच्चे प्रोत्साहित होंगे और उसको करेंगे, काफी कोशिश करेंगे, जिससे कि फिर वो खुद से करके जब वो सीखेंगे तो इससे उनकी रियल लर्निंग होगी। तो अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि, अब उनके सिद्धांत का प्रस्ताव क्या है वो देखेंगे हम इन चार ऑप्शन में। ए ऑप्शन दिया है बच्चे की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। बिल्कुल नहीं, वो तो ये बोलते हैं कि बच्चे की सोच और वयस्कों की सोच मात्रा में तो बराबर होती है, लेकिन गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। मात्रात्मक यानी क्वांटिटिव और गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव। ठीक है, एक होती है क्वालिटी और एक होती है क्वांटिटेटिव, तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो वो तो खुद कह रहे हैं कि क्वांटिटेटिव में तो सेम होती है। अब बी ऑप्शन क्या है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। तो हाँ, ये बोले थे पियाजे, गुणात्मक रूप से यानी कि उनकी क्वालिटी अलग होती है बच्चों की और बड़ों की। सी ऑप्शन क्या है, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। बिल्कुल गलत। डी ऑप्शन क्या है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। ये भी नहीं बोला पियाजे ने। तो पियाजे ने जो बोला है वो कौन सा ऑप्शन है, बी वाला। तो अब आप इससे ये समझ सकते हो पियाजे ने क्या बोला। एक होती है मात्रात्मक और एक होती है गुणात्मक। ये दोनों ही पियाजे ने बोला, मात्रात्मक तो बराबर होती है वयस्कों के समान, वयस्कों के समान, जबकि गुणात्मक वयस्कों से भिन्न होती है। इसमें भी लिखा है साफ साफ, गुणात्मक कैसी होती है, वयस्कों से भिन्न होती है। अब ये किसने बोला था, पियाजे ने। तो आपको ये पियाजे के बारे में बस इतना पता होना चाहिए कि पियाजे ने बच्चों की बुद्धि के मात्रात्मक और गुणात्मक के बारे में क्या बोला था, कि मात्रात्मक रूप से तो बच्चों की बुद्धि समान होती है और गुणात्मक रूप से उनकी जो बुद्धि होती है वो कैसी होती है, वयस्कों से भिन्न। गुणात्मक को इंग्लिश में बोलते हैं क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव, और मात्रात्मक को कहते हैं क्वांटिटेटिव। जिसको इंग्लिश में समझ आए इंग्लिश में समझ लो, हिंदी में आए हिंदी में। ठीक है, तो ये पियाजे ने अपने सिद्धांत में बोला है कि वयस्कों के समान मात्रात्मक रूप से होती है, जबकि वयस्कों से भिन्न होती है गुणात्मक रूप से। किनकी, बच्चों की बुद्धि बुद्धि या फिर बच्चों की सोच, जो हम बोलते हैं सोचने का जो तरीका होता है वो चीज। तो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर। देखो जेंडर का भी हमने पढ़ा था, जेंडर बायस और जेंडर सोशलिज्म, और क्या पढ़ा था, जेंडर का क्या इफेक्ट होता है समाज में, और जेंडर प्रैक्टिस। ये तीनों चीज हमने पढ़ी थी, जिसमें कल मैंने आपको बताया था कि मैथ को लेकर सबसे ज्यादा सोचते हैं। ये एक धारणा बना रखी है कि मैथ हमेशा लड़कों का अच्छा होता है और लड़कियों का खराब होता है, जबकि ऐसा तो कुछ नहीं है, किसी का भी कैसा भी हो सकता है। तो नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा जेंडर। जेंडर क्या है, इसको मैं अभी आपको बोर्ड पे ही समझाऊं, क्योंकि ये काफी बार, ये समझ लीजिए कि अगर सीटेट का पेपर अभी तक 20 बार हुआ है तो 20 बार में से 15-16 बार यही क्वेश्चन पूछा गया है जेंडर के बारे में। जेंडर एक सामाजिक संरचना है, एक आर्थिक अवधारणा है, जैविक निर्धारक है, या फिर एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है। तो जेंडर क्या है, सामाजिक संरचना। जेंडर ये एक सामाजिक संरचना है, सामाजिक संरचना। अगर आपसे जेंडर पूछेगा तो आप कहेंगे ये
जैविक क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर सिर्फ जेंडर वर्ड यूज किया है। अगर वो आपसे लिंग पूछेगा, लिंग यानी कि सेक्स, तब आप बताएंगे कि ये कैसी है, जैविक संरचना, जैविक संरचना। और अगर वो आपसे जेंडर पूछ रहा है, तब ये कौन सी है, सामाजिक संरचना। सीधा सीधा ये साफ आपको याद कर लेना है। जेंडर आएगा तो सामाजिक संरचना है, लिंग या सेक्स आएगा तो जैविक संरचना है। जैविक संरचना यानी कि फिजिकल, हमारी बॉडी से रिलेटेड। लेकिन जेंडर वर्ड यूज होगा तो ये सामाजिक संरचना है। सामाजिक संरचना में ही ये बातें आती हैं, लड़का ये करेगा, लड़की ये करेगी, लड़के ये नहीं करते, लड़की वो नहीं करती। ये सारी बातें सामाजिक संरचना में आती हैं, तब ये जेंडर वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। क्या लिख रहा है, जेंडर यानी कि लिंग, इसने लिंग लिख दिया है इसमें, जबकि जेंडर को ही जेंडर बोलते हैं हिंदी में भी। वैसे इसको भी शायद हिंदी में यही बोलते हैं और इसको भी यही बोलते हैं, लेकिन आपको जेंडर वर्ड पे ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ जेंडर पे। जेंडर एक सामाजिक संरचना है। वर्ष 1970 तक स्त्री और पुरुषों में जैविकीय लक्षणों के आधार पर असमानताओं का अध्ययन किया जाता था। बाद में समाजशास्त्र और मनोविज्ञान लिंग भेद के अध्ययनों की ओर वैज्ञानिकों का ध्यान गया, जिससे स्त्री और पुरुषों में सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक यथार्थताओं के आधार पर भिन्नताओं की खोज की जाने लगी। तो साफ साफ इसमें डिटेल में बता दिया, बस थोड़ी हिस्ट्री और बता दी है इसमें। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जेंडर वर्ड सामाजिक संरचना से है और लिंग यानी कि सेक्स जैविक संरचना से है। इतना आपको जरूर ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे हमारा 10वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? विकास के 4 ही आयाम होते हैं व्यापक। ठीक है, अब इन 4 में से हम देखते हैं, इनमें सब में 3-3, 4-4 दिए गए हैं, तो हमको देखना है इन 4 में कौन सा है। तो ए ऑप्शन दिया है शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक, संवेगात्मक। तो इसमें व्यक्तित्व और आध्यात्मिक नहीं है, जबकि संवेगात्मक और शारीरिक तो होते हैं विकास के। बी ऑप्शन दिया है सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व और स्व। तो इसमें सामाजिक भी है, शारीरिक भी है, लेकिन व्यक्तित्व और स्व नहीं है। सी शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, यानी कि इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यही 4 विकास के सिद्धांत होते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूं लिख के। 10वां क्वेश्चन है, विकास के कितने सिद्धांत कह रहा हूं मैं, आयाम। विकास के कितने आयाम यानी फैक्टर कितने होते हैं? डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट के 4 फैक्टर होते हैं, 4 आयाम। कौन कौन से? एक होता है शारीरिक, सबसे जो महत्वपूर्ण फैक्टर है वो क्या है? शारीरिक। अगर आपसे पूछ ले चारों में से सबसे ज्यादा विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा फैक्टर है, तो वो क्या है? शारीरिक। ये फैक्टर सबसे ज्यादा विकास को प्रभावित करता है, और ये क्वेश्चन DSSB के पेपर में भी पूछा जा चुका है। तो शारीरिक को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? फिजिकल। उसके बाद दूसरा है, शारीरिक के बाद क्या है? संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव। और इसके बाद आता है तीसरा, संवेगात्मक और सामाजिक। सामाजिक, इसको बोलते हैं सोशल। और इसके बाद संवेगात्मक। संवेगात्मक को अभी मैंने क्या बताया था? इमोशनल। ये 4 विकास के आयाम है, यानी कि इन 4 ही तरह से बच्चा हो या बड़ा हो, उनका विकास जो डेवलपमेंट है वो प्रभावित होता है, उस पर इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहला शारीरिक, फिर संज्ञानात्मक कॉग्निटिव, सामाजिक सोशल, और संवेगात्मक इमोशनल। तो ये 4 विकास के जो आयाम है, 4 आपको रट लेने हैं, समझ लेने हैं कि शरीर पर प्रभाव पड़ेगा तब भी हमारे डेवलपमेंट पे प्रभाव पड़ेगा,
ये मान लीजिए कोई बच्चा डेली रनिंग लगा रहा है, एक डेली सोता रहता है, तो किसका अच्छा डेवलपमेंट होगा? जो डेली रनिंग कर रहा है। ऐसे ही संज्ञानात्मक बुद्धि, किसी की बुद्धि काफी तेज चल रही है, और तेज क्यों चल रही है? कुछ उसके खाने पीने का भी असर पड़ सकता है, सामाजिक समाज का भी प्रभाव पड़ता है बच्चे के डेवलपमेंट पे, संवेगात्मक उसके इमोशन का भी काफी प्रभाव पड़ता है उनके डेवलपमेंट पे। तो ये 4 आयाम है डेवलपमेंट के, इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं अब हम इस क्वेश्चन को। क्या दिया है इसका डिटेल? प्राणी के जीवन काल में अनेकों अवस्थाएं होती हैं, जैसे बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था आदि। तो ये चारों अवस्थाएं बता दी हैं, और फिर इसके बाद क्या करें? बाल विकास में केवल बाल्यावस्था का ही नहीं, अपितु विकास क्रम के सभी आयामों, शारीरिक, मानसिक, मानसिक को ही संज्ञानात्मक बोलते हैं, और सामाजिक, संवेगात्मक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से ये चारों का ही अध्ययन किया जाता है। हमारी जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, CDP चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसमें इन चारों आयामों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हैं आप। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो बुद्धि के बारे में हमको बताना है कि इन कथनों में से कौन सा सही है। चारों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहला, बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होती हैं। ठीक है ये, लेकिन इससे अगला पढ़ते हैं। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली योग्यताएं शामिल हैं। अब ये जो बहुआयामी वर्ड आया है, इस वर्ड की वजह से पहले वाला ऑप्शन भी इसी में आ गया है, क्योंकि बहुआयामी में आनुवंशिकता भी आ जाती है, पर्यावरण भी आ जाता है, सब चीज आ जाती है। ये चारों आयाम आ गए बुद्धि के अंदर, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक। ठीक है, ऐसे ही तो फिर ये दूसरा ऑप्शन पहले से बेटर हो गया। तीसरा क्या है? बुद्धि अविचारी रूप से सोचने की योग्यता है, ऐसा तो है नहीं। ये कह रहा है कि डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट जो होते हैं ना, अपसारी और अविचारी, वो कह रहा है, ऐसा तो है नहीं कुछ बुद्धि। डी क्या है? बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। ये तो अधिगम को ही बुद्धि का नाम दे रहा है, तो अधिगम की परिभाषा में बुद्धि बोल रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर क्या है? बी वाला। अब हम देखते हैं इसके आंसर ऐसा क्यों हुआ है। तो सबसे पहले लिख रहा है इसमें, बुद्धि एक समुच्च या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण समायोजन करता है। बहुआयामी बुद्धि से संबंधित सिद्धांत गार्डर ने दिया था। किसने दिया था? गार्डर ने। तो यहां से हमको ये भी पता पड़ गया कि बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया था। गार्डनर ने स्पष्ट किया था कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुआयामी होता है। गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला भाषाई बुद्धि, दूसरा तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरा स्थानिक बुद्धि, फोर्थ शारीरिक गतिक बुद्धि, फिफ्थ संगीतिक बुद्धि, सिक्स व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, सेवेंथ व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, एट्थ प्रकृतिवादी बुद्धि, नाइन्थ अस्तित्ववादी बुद्धि। तो ये 9 तरह की बुद्धि अलग अलग दी हैं किसने? गार्डनर ने। तो उन्होंने ये बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत दिया था। तो इससे हमको थोड़ी बहुत ये भी जानकारी मिल गई कि बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। लेकिन ऐसे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर यूपी टेट में पूछे जाते हैं। अब इसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? तो प्राथमिक और द्वितीयक, ये 2 समाजीकरण काफी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं, प्राथमिक समाजीकरण तो होता है हमारा परिवार, और परिवार के अंदर भी प्राथमिक जो समाजीकरण होता है वो 2 तरह से होता है। पहले तो बच्चा सिर्फ माँ के पास रहता है, और उसके बाद प्राथमिक समाजीकरण। तो प्राथमिक समाजीकरण होता है एक, और एक क्या होता है? द्वितीयक समाजीकरण। तो ये 2 तरीका के होते हैं, प्राइमरी सोशलाइजेशन और द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन।
तो ये दो तरीके के समाजीकरण होते हैं। तो प्राथमिक समाजीकरण में सबसे पहले कौन आती है बच्चे की? माँ। फिर माँ के साथ ही आ जाते हैं पिता, और फिर आ जाता है पूरा परिवार। तो आपको इन तीनों में से कोई भी दिख जाए, आप उनको सीधे प्राथमिक समाजीकरण में चूज कर लेना। और द्वितीयक समाजीकरण में क्या आ जाता है? स्कूल, और स्कूल के साथ साथ पास पड़ोस, पास पड़ोस, ये आ गया द्वितीयक समाजीकरण में। जब तक बच्चा घर में रहता है यानी कि वो उसका प्राथमिक समाजीकरण कहलाएगा, और घर के बाहर जैसे ही निकला, स्कूल में गया या पास पड़ोस में गया, तो उसका द्वितीयक समाजीकरण हो जाएगा। तो हमसे प्राथमिक समाजीकरण पूछा है, तो सरकार, परिवार, मीडिया, विद्यालय, इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा परिवार। इसकी हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। बच्चे के समाजीकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। परिवार ही बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है तथा बच्चे द्वारा परिवार के साथ जो भी ज्ञान अर्जित किया जाता है वह बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। अब इसके बाद पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम, जो लेव वाइगोत्स्की है उनके अनुसार अधिगम यानी लर्निंग क्या होती है? ए ऑप्शन एक निष्क्रिय गतिविधि है, बी ऑप्शन एक अनुबंधित गतिविधि है, और सी ऑप्शन एक सामाजिक गतिविधि है, और डी ऑप्शन एक व्यक्तिगत गतिविधि है। तो वाइगोत्स्की हमेशा बोलते हैं कि बच्चे का विकास तभी हो सकता है जब वो समाज के साथ अपनी बातचीत करे या फिर कम्युनिकेशन करे, संचार करे, तभी उसका विकास हो सकता है। और समाज में ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बाहर की दुनिया हो जैसे स्कूल और पास पड़ोस, नहीं, समाज में उसकी माता भी आती हैं, पिता भी आते हैं, परिवार भी आता है, और उसके संग के साथी खेलने वाले भी आते हैं। तो उनका समाज से मतलब इन सब से है। तो उनके अनुसार अधिगम कैसे होगा? एक सामाजिक गतिविधि है। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं हम। लेव वाइगोत्स्की 1896 से 1914 जो उनका जीवन काल था, सामाजिक निर्मितवाद के जनक हैं और मानते हैं कि अधिगम एवं विकास एक सामंजस्यकारी गतिविधि है जिससे बच्चे शिक्षा और समाजीकरण के संदर्भ में ज्ञान विकसित करते हैं। बच्चे का ध्यान, अवबोध व स्मृति क्षमताएं ज्ञान के विभिन्न उपकरणों जैसे संस्कृति, इतिहास, सामाजिक परिवेश, परंपराएं, भाषा और धर्म आदि के अनुसार बदलती हैं। बच्चा पहले स्वयं के स्तर पर सामाजिक वातावरण में तालमेल बैठाता है और फिर अपने अनुभवों को वैश्विक करता है। पहले तो वो खुद अपने लेवल पे सामाजिक जो भी उसके साथ दिख रहे हैं सामाजिक के वातावरण में, चाहे मम्मी पापा हो या परिवार हो, उनके साथ तालमेल बैठाता है, फिर वो खुद से करना सीख जाता है वही सब चीजें। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? तो विलंबित अनुकरण, विचारों की अनुत्क्रमणीयता, सी वर्तुल प्रतिक्रिया, और डी लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। तो इन सब में से क्या है? विचारों की अनुत्क्रमणीयता, यानी कि पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित क्या करती है? विचारों की अनुत्क्रमणीयता। अब ये सीधे सीधे पियाजे की अवस्था है। पियाजे की अवस्था में क्या होता है? जो पूर्व, इसने बोला है ना पूर्व क्रियात्मक अवस्था, ये पियाजे की एक अवस्था होती है दूसरी वाली, सेकंड स्टेज। पियाजे ने 4 स्टेज दी थी, तो उसकी सेकंड स्टेज है पूर्व क्रियात्मक अवस्था। उसमें क्या होता है? बच्चा अपने विचारों को सीधे सीधे एक ही दिशा में समझ पाता है, उनको उल्टा नहीं कर पाता है। जैसे आप समझ लीजिए बच्चा किसी दुकान पे जाना सीख गया, आप उसको अपने साथ दुकान पे ले जाते हो डेली चीज खिलाने, तो जब वो डेली जाता है तो उसको जाने का रास्ता तो याद रहेगा। आप कहोगे कि आप दुकान पे चले जाओगे कि हाँ, तो वो दुकान पे चला तो जाएगा लेकिन वहां से लौट नहीं पाएगा। अगर आप बच्चे को दुकान पर छोड़ आए तो वो वहां से वापस नहीं आ पाएगा। कुछ इस तरह से होता है। या फिर आप कह लीजिए कि आपने कह दिया कि एक गिलास में इतना पानी है, फिर आपने इसी गिलास को दूसरे बर्तन में, इसी पानी को दूसरे बर्तन में कर दिया जो कि थोड़ा चौड़ा था, तो आपने इसमें से इसमें पलट दिया, तो अब वो बच्चा इतना आइडिया नहीं लगा पाएगा कि ये इससे चौड़ा हो गया और इससे इसमें करने पर ये समान रहेगा। वो क्या बोलेगा? ये कम हो गया। तो ये एक ही दिशा में सोच पाएगा कि अगर ऊंचा है
वो ही सबसे ज्यादा है। तो इस तरह का कुछ होता है अनुत्क्रमणीयता का बच्चे का, जो उसकी पूर्व क्रियात्मक अवस्था होती है उसका कारक। तो इसको हम पढ़ते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 2 से 7 वर्ष तक, जो कि प्याजे की सेकंड स्टेज है। इस अवस्था में बालकों में विचारों की अनुत्क्रमणीयता प्रारंभ होती है। बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने लगता है एवं उनमें अंतर समझने लगता है। भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं को इकट्ठा करता है तथा पहली अवस्था की तुलना में अधिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम हो जाता है। तो इन्होंने यहाँ पर अभी अनुत्क्रमणीयता को क्लियर नहीं बताया क्या होती है, बस ये बता दिया कि पहली स्टेज से बेटर होती है ये, लेकिन क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया कि वो उसको चीज को लौटाकर यानी कि घुमाकर विपरीत तरह से नहीं देख सकता। इसका 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे अब हम। बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो बच्चों को और उनके अधिगम को लेकर हम देखेंगे कि कौन सा सही है। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित एवं सीमित करती है। बी ऑप्शन। और ये वाला तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि सीमित तो बिल्कुल नहीं करती सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि। बी ऑप्शन है, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है, नहीं करना होता, ये भी नहीं है। सी है, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम है। तो यही हमारा आंसर है सी वाला, क्योंकि स्वाभाविक रूप से जब बच्चे प्रेरित होते हैं तभी वो सीख सकते हैं, और वो खुद से भी स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं जब हम उनको कुछ इस तरीके का क्लासरूम का एनवायरनमेंट बनाते हैं, तो वो खुद से स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं और तभी सीखने में वो क्या है, सक्षम है। डी ऑप्शन क्या है, बच्चे को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। तो आनुवंशिकता का प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन इतना नहीं कि वो पहले से ही पूरी निर्धारित हो गई कि इतना ही सीख सकता है। आनुवंशिकता हाई लिमिट बताती है कि बच्चा कितना ज्यादा सीख सकता है, लेकिन वो हाई लिमिट से कम नहीं बता सकती कितना सीखता है। इसके बाद है इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हम। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। तो ये हमारे 15 क्वेश्चन हो गए आज की वीडियो से। अब मैं आपको होमवर्क देता हूं। आपका होमवर्क है कि आपको ये 15 क्वेश्चन पढ़ के आने खुद से, और ये आपको कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम पर। टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जैसे ही नीचे जो लिखा आ रहा होगा मोर, उस मोर पर क्लिक करेंगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहां पे उसी लिंक पर ओके करके आपको एक ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां ये आपको 15 क्वेश्चन की पीडीएफ तो आपको 30 क्वेश्चन की मिलेगी आज की पूरी, कब की, 2019 के जुलाई के पेपर की, लेकिन आपको पढ़ने 15 ही हैं। और इन 15 क्वेश्चन को पढ़ने हैं अच्छे से, आपको बार बार ज्यादा से ज्यादा आप ज्यादा से ज्यादा क्यों, कम से कम आपको 2 बार पढ़ने, और ज्यादा से ज्यादा आपका जितना मन हो उतना। और मैं आपको 100% बोल सकता हूं कि अगर आपने ये कर लिया तो आपका सीटेट क्लियर होना ही होना है, और आप भी नहीं जान पाओगे, क्योंकि आपके मार्क्स 100 और 120 प्लस ही आएंगे। अब ये मेरा अनुभव है, इसको आप भी फील करेंगे काफी जल्दी, अगर जैसे ही आपका ये एग्जाम होता है उसके बाद। और एक भी क्वेश्चन आपका किसी भी सब्जेक्ट से नहीं छूटेगा। ये हमारी तैयारी स्टार्ट हुई है, अभी ये ऐसे ही चलती रहेगी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।